नमस्कार। आज हम स्वदेशी स्वावलंबन अभियान की चर्चा करने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या ये न केवल अनेक वर्षों से चल रही है, अपितु वो कोरोना के पश्चात गंभीर स्वरूप में भी आ गई है। इसके लिए संघ परिवार के आर्थिक संगठनों ने, विशेषकर भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद व राजनीतिक क्षेत्र, इन सब संगठनों ने मिलकर एक व्यापक पहल की है रोजगार सृजन और बेरोजगारी का विषय निपटाने के लिए। और उस व्यापक पहल का नाम ही है स्वावलंबी भारत अभियान। यह अभियान प्रत्यक्ष रूप से तो 4 महीने से प्रारंभ हुआ है, किंतु इसकी रचना पिछले 1-1.5 वर्ष से सब संगठन मिलकर कर रहे थे। आज हम उसकी न केवल विस्तृत व्याख्या करेंगे, भारत में बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि समाधान के रूप में क्या हो सकता है, समाज कैसे इस बड़ी बीमारी में से निकल सकता है, कैसे हम अपने करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, आज हम गहराई से इस विषय की चर्चा करेंगे। जब हम इसकी अभी का स्वरूप देखते हैं तो जहां भी जाइए एक विषय आता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत है। अभी इंडिया टुडे ने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट निकाली है, एक बड़ा सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण अन्य विषयों पर भी होगा, किंतु उसमें एक बिंदु उन्होंने पूछा, संपूर्ण समाज से 60,000 से अधिक लोगों का वो सैंपल सर्वे है। उसमें पूछा कि भारत की सर्वोच्च समस्या क्या है, तो जो उसका एकमात्र उत्तर आया है वो है भारत की सर्वोच्च समस्या है बेरोजगारी। विभिन्न राजनीतिक दल वे किसी भी पक्ष के हों, किंतु हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाते हैं। विपक्ष जब पक्ष में आ जाता है तो जो पक्ष वाला विपक्ष में चला जाता है वो मुद्दा बनाता है। 75 वर्षों में सब राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर वायदे किए हैं, किंतु बेरोजगारी का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने 2017 के पश्चात ही, जब राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चला, जिसका मूल वो था स्वदेशी स्वीकार चाइनीज बहिष्कार, क्योंकि चाइना का सामान भारत की मंडियों में अटा पड़ा था, इसलिए उसके विरोध में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ये व्यापक अभियान चलाया गया था। 2018 में इस अभियान के तुरंत पश्चात जब रामला ग्राउंड में एक बड़ी रैली हुई 2017 के 29 अक्टूबर को, उसके पश्चात ही ये चिंतन मंथन हुआ कि भारत की बेरोजगारी के समाधान के लिए कुछ विशेष अध्ययन करना चाहिए। अपने डॉक्टर भगवती प्रकाश जी, जो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं, डॉक्टर विजय कुमार कौल जी, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी और अनेक अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक बड़ा कार्यदल बनाया, नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसमें 65-70 और अर्थशास्त्री हुए, अनेक वाइस चांसलर इसमें जुटे, कुछ सांसद इसमें जुटे, कुछ एग्रीकल्चर के जानकार विशेषज्ञ जुटे, और इन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। उसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं, उनकी चर्चा आज यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे उसमें से एक सर्वमान्य निष्कर्ष क्या निकला कि भारत में बेरोजगारी की समस्या ये प्रागैतिहासिक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हजारों वर्षों से ही चलती आई है, नहीं। ये भारत में बेरोजगारी की समस्या ये 350-350 वर्ष पूर्व ही आई है। अन्यथा भारत तो 10,000 साल से लगातार विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था और पूर्ण रोजगार युक्त देश, ऐसी ही अर्थव्यवस्था वाला भारत ये 10,000 साल से रहा है। ये हम नहीं कह रहे। आप सोचे कि स्वदेशी जागरण मंच के कोई प्रचारक कह रहे हैं या नहीं। प्रोफेसर एंगस मैडिसन, जो
वर्ल्ड बैंक की स्टडी के कारण से उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, मिलेनियम पर्सपेक्टिव 2000 ईयर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर थे, और लगभग 30 अर्थशास्त्रियों के दल ने मिलकर वो अध्ययन किया है। बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, संपूर्ण विश्व में उसकी चर्चा हुई है। उस रिपोर्ट में भी ये प्रकाशित हुआ है कि 0 एडी से लेकर 1500 सन तक भी भारत विश्व के उत्पाद में 33% तक का हिस्सा प्रदान करता था। यानी विश्व में जो कुछ तो भी पैदा होता था, आज की सामान्य भाषा में कह दें तो सकल घरेलू उत्पाद, उस समय ये टर्म नहीं चलती थी, उसमें 33% तक हिस्सा भारत का था। और कैसा हिसाब था? जब तुर्क आए, पठान आए, विदेशी आक्रांता आए, और केवल तुर्क, मुगल, पठान, चंगेज खान ये नहीं आए, उसके बाद पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डेनमार्क वाले आए, और अंततः अंग्रेज आए। इन्होंने ना केवल भारत को बुरी तरह से लूटा, बल्कि अंग्रेजों ने 1600 के पश्चात से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, बाद में 1751 में प्लासी की लड़ाई के पश्चात तो अंग्रेजों का सीधा राज्य शुरू हो गया। अपनी लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों को चलाने के लिए उनको भारत को कच्चे माल की मंडी में परिवर्तित करना था। इसलिए उन्होंने यहां पर ग्राम आधारित उद्योगों को तहस नहस करना शुरू किया, उन पर विभिन्न प्रकार के कर और दंड लगाने शुरू किए, नील की खेती करवाने शुरू की, हमारे कारीगरों के अंगूठे काटने शुरू किए। जो भी हमारे यहाँ पर उद्योगों का, चाहे कपड़े का उद्योग हो, चाहे मसालों का हो, चाहे अन्य प्रकार का हो, उन सब को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया। और उसके कारण से संपूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था 1600-1700 के पश्चात लड़खड़ाने लगी। इसलिए 1700 में हम विश्व उत्पाद में अपना हिस्सा देखते हैं तो जो 33% था वो 24% आ गया। 1870 में ये 12% रह गया, और अंततः जब अंग्रेज यहां से छोड़कर गए 1947 में, तब विश्व उत्पाद में भारत का हिस्सा 2% से भी कम था। आज ये 4% से कुछ ऊपर आया है। और धन धान्य कितना? तो जेबी पटनायक की जो एक बड़ी स्टडी आई है, जिसको अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग में कोट किया, यहां तक कि जो कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, उन्होंने उसके आधार पर इंग्लैंड को पत्र लिखा। उस रिपोर्ट में क्या है कि 200 वर्षों के अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेज यहां से 45 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, धन धान्य, सोना चांदी, रुपया, पैसा, ये लूट कर ले गए। 45 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? तो इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का साइज आज भी 24 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 2 अमेरिका ये अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए। ये भी स्टडी इस बात का प्रमाण है कि कितनी बड़ी मात्रा में भारत में धन धान्य था, कि 2 अमेरिका, आज कितना संपन्न अमेरिका है, ऐसे 2 अमेरिका तो अंग्रेज ले गए। और उससे पहले जो मुगल ले गए, जो तुर्क ले गए, पठान ले गए, मोहम्मद गजनी से लेकर कब तक के पुर्तगाली तक, सब कितना विशाल रहा होगा। और जहां तक रोजगार की स्थिति है, तो ये जो शब्द है बेरोजगारी, ये वास्तव में उर्दू का शब्द है। तो हमने पूछवाया, संस्कृत विद्वानों से भी पूछा कि बेरोजगारी के लिए संस्कृत में क्या शब्द है। मैं जब विषय तैयार कर रहा था तो मैंने अपने बड़े भाई साहब से भी पूछा कि बेरोजगारी के लिए कोई शब्द है क्या संस्कृत में। तो वे देखने लगे, तो ध्यान में आया कि बेरोजगारी के लिए संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं है पर्यायवाची। तो हम वो क्यों नहीं है? आखिर संस्कृत तो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध भाषा है, तो उसमें कोई शब्द ना हो, ऐसा कैसे हुआ? तो इसलिए हुआ कि 1600 से पहले, 1500-1600 से पहले भारत में बेरोजगारी भी कोई चीज होती है, बेरोजगारी नाम की भी कोई दिक्कत, कठिनाई या बीमारी है, ये किसी को ज्ञात तक नहीं था। आजकल मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं कि 2.5 वर्ष पूर्व
कोरोना नाम की कोई बीमारी दुनिया में होती है ऐसा किसी वैज्ञानिक को, किसी डॉक्टर को भी पता नहीं था। सामान्य व्यक्ति को तो कहां पता होना था। क्यों? 2.5 वर्ष से पूर्व कोरोना नाम की बीमारी थी ही नहीं, और चीन से उत्पन्न होकर सारी दुनिया में फैली। तो कोरोना की बीमारी पैदा करने वाला देश है चीन, और कोरोना की बीमारी है 2.5 वर्ष पुरानी। ऐसे ही बेरोजगारी पैदा हुई 350 पौने 400 साल पहले, और इसको पैदा करने वाले लोग हैं अंग्रेज। आज उससे त्रस्त कैसा है कि संपूर्ण भारत जो विश्व का सर्वाधिक युवा देश है, 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में ही भारत के पास 37 करोड़ युवा हैं, जबकि हमारे से थोड़ी अधिक आबादी वाला चीन, उसके पास केवल 26 करोड़ है, और दूसरे नंबर का देश अमेरिका, उसकी तो कुल आबादी ही 34 करोड़ है। तो हम जो सबसे युवा देश हैं, और केवल युवा नंबर में नहीं, गुणवत्ता में, डीएनए में, आज अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री हो, या अमेरिका का नासा हो, या अमेरिका के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की लिस्ट हो, भारतीय छाए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयों का डीएनए, भारतीयों का इंटेलेक्चुअल लेवल, भारतीयों का बौद्धिक स्तर ये सर्वोत्तम है। युवा हैं, सर्वोत्तम डीएनए वाले लोग हैं, तो फिर भारत में तो बड़ी खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। क्यों? भारत में बेरोजगारी है। अगर किसी परिवार में 3 बेटे हों, 4 बेटे हों, आजकल तो 4 होते नहीं, लेकिन चलो जो भी हो, वो संस्कारित हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, तो भी उस परिवार में खुशी ना हो। क्या कारण हो सकता है? केवल एक ही कारण हो सकता है, और वो है कि वो युवा हैं, शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, किंतु रोजगार युक्त नहीं है। भारत की भी यही स्थिति है। हम विश्व का सबसे युवा देश हैं, संस्कारित और बेस्ट डीएनए वाले देश हैं, किंतु भारत अभी प्रसन्न क्यों नहीं है? भारत अपने युवाओं को रोजगार युक्त नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना? आप कह सकते कि भाई आप कह रहे हैं कि अंग्रेज लाए, लेकिन 1947 में अंग्रेज चले गए। आज आप क्यों 75 वर्षों में क्यों नहीं दूर कर पाए? आज भी बेरोजगारी 7% तक ऐतिहासिक रूप से अधिक है लेबर फोर्स का, और 7% टोटल है। जो ग्रेजुएट्स में, जो स्नातक और परास्नातक में है, ये इस समय 19% तक बेरोजगारी है वर्कफोर्स का। तो इसका विश्लेषण करना जरूरी है। इसलिए जो अपने अध्ययन दल ने जब सारा इन 4 वर्षों में विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया, तो उसमें से जब आया कि अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेज यहां से गए 1947 में, उसके पश्चात तो हमारे को कर लेना चाहिए था। तो अपने स्वदेशी के इस अध्ययन दल ने, नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एम्प्लॉयमेंट ने इसका विशेष रिसर्च किया, और केवल रिसर्च वर्क किया, केवल प्रोफेसरों ने किया, इतना नहीं, 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के अंदर अपने लोगों ने सेमिनार किए, इस विषय पर गोष्ठियां की, छोटी चर्चाएं की, व्यक्तिगत बातचीत हुई, और केवल शोध ग्रंथ और पेपर केवल प्रकाशित नहीं हुए, केवल यूनिवर्सिटी में सेमिनार नहीं हुए, तो प्रत्यक्ष मोची से, प्रत्यक्ष ऑटो चलाने वालों से, टैक्सी चलाने वालों से, मुझे याद है कश्मीरी लाल जी और मैं दोनों गए हुए थे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थे, गाड़ी में भी थोड़ा लेट था, कुछ हम पहले पहुंच गए थे। लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा हमने वहां के मोचियों से बातचीत की कि आप कितना कमाते हैं, आप आए कहां से, पुलिस वाले आपसे कितना ले जाते हैं, या बाकी की आपकी दिक्कतें क्या रहती हैं। तो उससे हमारे ध्यान में आ गया, पलवल के पास हरियाणा में हमने लगभग 100 किसानों के बीच में 4 घंटे चर्चा की कि किसानों की आय की दिक्कत क्या हो रही है, वो उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। हमने ऑटो वालों से, रेडी लगाने वालों से, दिहाड़ी करने वालों से, उनसे भी पूछा। फिर हमने महेश व्यास जो सीएमआई के डायरेक्टर हैं, उनसे 13वें माले पर लंबी चर्चा की। 2.5 घंटे चर्चा में मैं भी शामिल था कि भारत का ये बेरोजगारी का डाटा कैसा है, इसका ठीक एनालिसिस कैसा है। समग्र उस पे हमने नीति आयोग के अपने बंधुओं से बातचीत की, मंत्रालयों में बातचीत की, अलग से जो थिंक टैंक है उनसे चर्चा की।
उसके पश्चात परिवार संगठनों में और खासकर आर्थिक संगठनों में एक समझ विकसित हुई है। और हम सब स्पष्ट हैं कि इन 75 वर्षों में भी हम अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए। तो उसका स्पष्ट सा कारण है, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके सामने एक यक्ष प्रश्न था कि भारत को विकास के कौन से मॉडल पर डालना है। अब नेहरू जी विद्वान बहुत थे, देशभक्त थे, सब प्रकार की उनमें वो चीजें थी, किंतु उनको भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में ना तो जानकारी थी और ना ही श्रद्धा थी। जानकारी का अभाव इतनी बड़ी बात नहीं होती, श्रद्धा ना होना ये बड़ी बात है। अब चांद पर हम तो कभी गए नहीं, हमारी जानकारी नहीं, हमारा ज्ञान भी बड़ा अधूरा है, किंतु हमारे को अपने नासा के प्रति, अपने इसरो के प्रति ये आस्था है, श्रद्धा है कि हाँ, ये लोग जो जाकर चांद के बारे में जानकारियां लेकर आए हैं वो बिल्कुल सटीक है, इसलिए उसके अनुसार हमारे को सोचना चाहिए। तो कम से कम श्रद्धा तो होनी चाहिए थी, नहीं थी। उन्होंने उस समय पर संपूर्ण दुनिया में देखा तो उस समय पर वाम मार्ग का आर्थिक मॉडल दुनिया में चमक रहा था रूस के नाम से। उन्होंने महालनोबिस को बुलाया। महालनोबिस एक बंगाली अर्थशास्त्री थे जो रूस में कई बार गए थे, वाम मार्गी थे, उन्होंने बड़ा अध्ययन किया था। उनको वो लेकर यहां पर आए और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये पंचवर्षीय योजनाएं महालनोबिस का मॉडल है, इसलिए भारत के प्रारंभिक मॉडल को महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल क्या था? इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवादी अर्थशास्त्र करके भारत में प्रचलित किया। वास्तव में ये केंद्रित मॉडल था, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मॉडल था। हर एक चीज का नियंत्रण सरकार के द्वारा, यहां तक कि रेडियो भी आप छोटा सा लेना होता था, हमारे को याद है हम छोटे होते थे तो छोटा सा रेडियो लेना था, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए था। हमारा मकान बनना था तो हमारे को 50 कट्टे सीमेंट का परमिट लेना पड़ा। बाद में मिस्त्री ने कहा कि इसमें तो 15 कट्टे और लगेंगे। 15 कट्टे लेने के लिए हमारे को म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर से साइन करवाकर बाकी प्रक्रिया में 15 दिन लग गए। मिस्त्री खाली बैठे रहे, किंतु 15 कट्टे लेने के लिए 15 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो हर एक चीज पर गवर्नमेंट कंट्रोल, हर एक चीज कितनी किसको करना, इस अत्यधिक नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था ने भारत में कोई विकास होने नहीं दिया। इसलिए आप देखेंगे 1950 से लेकर 1990 के बीच में भारत का जीडीपी का लेवल 3, 3.5, 4, 4.5 इससे ऊपर नहीं गया। और 1990 आते आते तक तो रूस में ही रूस का मॉडल जो है धराशाही हो गया, और जो यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिकन, वो टूट गया, 11 देश विभाजित हो गए। आज जो यूक्रेन की और रूस की लड़ाई है, ये वास्तव में यूक्रेन उस समय का रूस से निकला हुआ देश है। और जब ये वित्त उसका तंत्र रूस में टूट गया, वहां पर भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई, तो भारत तो उसकी कॉपी कर रहा था, इसलिए भारत में तो ये होना ही होना था। इसलिए भारत में भी अर्थतंत्र कोलैप्स हो गया। और हम सब लोग जानते हो कितनी दर्दनाक स्थिति हुई जब 1991 में 7-8 महीने के लिए चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय के वित्त सचिव ने उनको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास 15 दिन का भी नहीं है, विश्व से कहीं से उधार भी नहीं मिल रही थी, विश्व के देश बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन कोई भारत की सहायता के लिए आया नहीं, और कहने पर भी भारत को लोन दिया नहीं। और इसलिए डिफॉल्ट से बचने के लिए भारत ने 66 टन सोना अपना वर्ल्ड बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के माध्यम से गिरवी रखा। हम सब जानते हैं, अधिकांश घर गृहस्थी वाले, कि आदमी अपने घर का सोना चांदी गिरवी कब रखता है? जब उसके सब रिसोर्सेज सूख जाते हैं। तो 47 से लेकर 90 तक के इस समाजवादी मॉडल ने, जो वाम मार्ग से प्रेरित था, रशिया जिसका आदर्श था, उसने भारत के अर्थतंत्र को कोलैप्स कर दिया, तबाह कर दिया, कंगाली के आधार पर आ गए और अपना सोना हमारे को गिरवी रखना पड़ा। तुरंत बाद चुनाव हुए, नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। उन्होंने जब आकर प्रक्रिया की तो उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट गए।
उनकी भी स्थिति वही, भारत के अर्थशास्त्र में उनकी ना रुचि ना श्रद्धा। तब श्रद्धे दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा, साम्यवाद ना पूंजीवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवाद। और इसलिए भारतीय अर्थतंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय अर्थतंत्र विकास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की 1991 की 22 नवंबर में। ये सारा होने के पश्चात उधर जब नया जो मॉडल था, ये कैपिटल इकोनॉमी का मॉडल था, ये अमेरिका की प्रेरित मॉडल था। इसके कारण से कैपिटल का निर्माण हुआ, ये क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है। अर्थतंत्र तो पिछले 30 वर्षों में निर्माण हुआ। आज हम देखते हैं हमारी सड़कें बड़ी अच्छी फैली हुई हैं, हमारा रेलवे बहुत अच्छा हो गया है, एयरवेज बड़ी अच्छी है, सड़कों पर गाड़ियां एसयूवी बीएमडब्ल्यू खूब घूम रही हैं। भारत 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। हम कभी 14वें स्थान पर थे, आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। तो अर्थ का सृजन तो हुआ है, किंतु बेरोजगारी बनी हुई है, रोजगार का सृजन पर्याप्त नहीं हुआ। ये इस इकोनॉमी मॉडल की विशेषता ही है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए ये अर्थ पैदा करता है, रोजगार पैदा नहीं करता। अमेरिका जहां पर युवा बहुत कम रहते हैं, इवन चीन में, इवन यूरोप में, जापान में, सब जगह इस अर्थ के मॉडल ने बेरोजगारी फैलाई है। भारत तो युवाओं का देश है, यहां तो और अधिक होना था, इसलिए भारत में बेरोजगारी सर्वाधिक है। किंतु अब पिछले 5-6 साल से भारत जाग रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? आज भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, बी वोकल फॉर लोकल। 1990 से 85 से दत्तोपंत ठेंगड़ी बोल रहे थे, भाई स्वदेशी प्रयोग करो, स्वदेशी खरीदो। आज भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक लोकल फॉर ग्लोबल। 2010 के तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, 2007 के तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते, 13 में नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते? वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। आज क्यों चीज है? आज वास्तविकता पर आ रहे हैं हम, इसलिए इस समय पर हम भारतीय अर्थशास्त्र की प्रक्रिया में करेंगे जो रोजगार केंद्रित मॉडल होता है, जो पर्यावरण हितैषी मॉडल होता है। तो भारत निश्चित रूप से रोजगार की प्रक्रिया पर जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, आपने विदेशी मॉडलों के बारे में बताया, भारतीय अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, रोजगार कैसे सृजन होगा? तो हमने कहा रोजगार सृजन का भारतीय दृष्टिकोण का चतुष्पंक्ति मार्ग है। 4 लेन रोड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। उसकी पहली लेन है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अभी क्या होता है, संपूर्ण देश से रेवेन्यू इकट्ठा होकर केंद्र में जाता है, 30 लाख करोड़ के आसपास का बजट बनता है, वहां से योजनाएं बनती हैं, राशि का आवंटन होता है, फिर प्रांतों में आता है, वहां राशि का आवंटन होता है, योजनाएं बनती हैं और जिले और ब्लॉक को दे दिया जाता है, इसको इंप्लीमेंट करो। अब जिले और ब्लॉक वालों को ऊपर से आई हुई योजना को लागू करने का कोई उत्साह होता नहीं, क्योंकि उसके निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। फिर वो जो योजनाएं चल रही है, वन क्या नाम है, फिट टू ऑल, ये अप्रोच ठीक नहीं। अब किसी जिले की विशेषता कुछ है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी की एग्रीकल्चर है, किसी की कुछ है, उसके हिसाब से जो होना चाहिए नहीं होता, इसलिए 35-40% तक परिणाम आते हैं। अब स्वाभाविक बात है, मान लो हम यहां से बनाकर योजना अपने कार्यकर्ताओं को दे दें कि भी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को हम वो बनाकर दे दिया एक चिट्ठा कि आप इसको लागू कर दीजिए। अब वो कार्यकर्ता है हमारे, इस लागू तो करेंगे, किंतु क्या वे इसके कारण से उत्साहित होंगे? नहीं। जब आपको उनसे क्रियान्वयन कराना है तो उनको योजना में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। भारत में विकेंद्रीकरण का अर्थ है जिला अनुसार योजना बनना। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का एडीसी, ये सब लोग मिलकर इस जिले में हमारी डेमोग्राफी कैसी है, इस जिले का एग्रीकल्चर कैसा है, कौन सी इंडस्ट्री पर बल देना है, टूरिज्म को कैसे रखना है, युवाओं की संख्या कैसी है, हमारी एकेडमिया कैसी है, हमारे यहाँ का पॉलिटेक्निक कैसा है, हमारे यहाँ कॉलेज कैसा है, इसका समग्र विचार करके उस जिले की अगर योजना बनाएंगे, क्योंकि योजना उन्होंने बनाई होगी, इसलिए उसको क्रियान्वित करने का भी उत्साह उनमें होगा और कुल मिलाकर देश में अर्थ एवं रोजगार की समृद्धि होगी।
जिले में होगी, बाद में ब्लॉक में भी जाएगा, बाद में नीचे भी जाएगा। विकेंद्रीकरण ये फर्स्ट रूट है रोजगार का, और दूसरा है स्थानीय और स्वदेशी। और ये हमारे इस रिसर्च वर्क के आधार पर आया है ना, ऐसा कुछ विषय नहीं है। इस रिसर्च ने, नई रिसर्च ने पुष्ट किया है केवल, अन्यथा 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय जी बोल गए थे भाई कि विकेंद्रीकरण और स्वदेशी ये दो शब्द ही पर्याप्त है भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। यही बात 80 के दशक में, 90 के दशक में दत्तोपंत ठेंगड़ी बोल रहे थे। आज तो मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री ही नारा दे रहे हैं, बी वोकल फॉर लोकल, स्थानीय खरीदो। और एक स्वाभाविक बात है कि आप जिले के अंदर अगर आप इकोनॉमी घुमाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो रोजगार वहां सृजन होगा। हमारे को आदत क्या लग गई है पिछले 70-80 वर्षों में कि आटा भी खरीदते हैं। अब आटा, गेहूं हमारे यहाँ पैदा होती है, चक्की हमारे यहाँ होती है, लेकिन आटा किसका? कारगिल कंपनी का, अन्नपूर्णा आटा। कारगिल कहां की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी। हम साबुन लगाते हैं, अब साबुन ऐसी कौन सी बड़ी तोप है भाई, उसमें बड़ी भारी टेक्नोलॉजी चाहिए क्या? लेकिन साबुन किसका प्रयोग करते हैं? लाइफ बॉय का, लिरिल का, लक्स का। वो कहां कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। हम अनेक चीज प्रयोग करते हैं, कहां की? चाइना की। अगर हम चाइना की बनी हुई चीजें प्रयोग करेंगे, अमेरिका और यूरोप की बनी हुई चीजें प्रयोग करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट और अर्थ वहीं जाएगा ना। जहां की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां की कंपनियां होंगी, वहां पर अर्थ आएगा, वहीं पर रोजगार जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी इकोनॉमिक्स की बात है? इसलिए हमारे को इस बात का ध्यान करना होगा कि घर के अंदर जितना भी बजट होता है, सामान्य घर, बड़े घर छोड़ दीजिए, सामान्य मीडियोकर या लोअर जो क्लास फैमिली, एवरेज जो 80-90% भारत के परिवार है, उनके घर का जो बजट होता है ना, मानो वो 30,000 है, 25,000 सारे महीने का खर्चा है, आप देखेंगे कि उसमें से 85-90% ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक चीजें हैं, वो अपने जिले और उसके आसपास ही पैदा होती हैं या हो सकती हैं। आटा है, दाल है, चावल है, साबुन है, पेस्ट है, ब्रश है, पेन है, कॉपी है, स्टेशनरी का सामान है, तेल है लगाने वाला, ये सब चीजें 80-90% घर का इसमें। भाई आप फ्रिज लाएंगे तो कभी 8-10 साल में लाएंगे, कार लाएंगे तो 6 साल में लाएंगे, स्कूटर भी लाएंगे तो 4 साल बाद लाएंगे। जो आपको रोज का खर्चा है वो तो कम से कम स्थानीय और स्वदेशी करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक क्यों हमारे को अमेरिकन कंपनी का पीने की आवश्यकता है? इसलिए हम तो पहले से नारा क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना। ये अगर हम स्थानीय और स्वदेशी खरीद के प्रक्रिया में चल पड़े तो हमारे जिले को समृद्ध होने में और हमारे जिले को पूर्ण रोजगार युक्त होने में कोई नहीं रोक सकता। तीसरा मार्ग है उसका उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ये अंग्रेजों ने अपने राज चलाने के लिए, उनको यहां नौकर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन शुरू किया। और इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण से उनको चाहिए थे या नौकर, नौकरी की मानसिकता उन्होंने यहां पैदा कर दी। 70 साल बाद भी हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं किया। हर एक राजनीतिक दल आके कहता है हम इतनी नौकरियां देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे। वो संभव नहीं है। अब एक डाटा देखिए, हमने जब ध्यान किया कि भारत में इस समय टोटल लेबर फोर्स कितनी है, तो भारत की टोटल लेबर फोर्स है इस समय पर 51.2 करोड़। लेबर फोर्स क्या होती है? 18 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से कम। 65 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग होता है, 18 वर्ष से नीचे बच्चा होता है। और एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क। मान लो कोई महिला है, वो कहती है नहीं मेरे तो बच्चे कमा रहे हैं, पति कमा रहे हैं, तो मैंने काम ही नहीं करता, वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाती है। या कोई अधरंग है या मानसिक रूप से विकसित है, वो बाहर हो जाते हैं। तो 18 से 65 के बीच और विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, वो लेबर फोर्स है 51.2 करोड़। और हमने सब नौकरियां गिनवाई भाई, नीचे चपड़ासी लेकर टॉप राष्ट्रपति तक, नीचे चौकीदार से लेकर नेशनल चौकीदार हमारे मोदी जी तक, सब हमने गिनवाई।
टोटल नौकरियां निकली 3,82,00,000। सब प्रकार की, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, सब प्रकार की, इंडस्ट्री की, प्राइवेट इंडस्ट्री की, जिनका भी पीएफ कटता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जिसको जॉब्स बोलते हैं, तो ये जॉब्स हैं ही 7.3 7.4%। तो आप अगर नौकरी का केवल लगाए रखेंगे रट और दिमाग में पाले रखेंगे नौकरी का, तो ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। भारत का 80-82%, क्योंकि बाकी 10-12% ठेके पर, मनरेगा पर, कच्ची पर, ये नौकरियों वाला है, वो सब मिलाकर भी 18-19% से ऊपर नहीं जाता। 81-82% भारत कहां से कमाता है? या तो एग्रीकल्चर से या फिर उद्यमिता से। इसलिए हमने कहा कि उद्यमिता का रूट, युवाओं को उद्यमिता पे आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर तरीका हो, आज की डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर अन्य कुछ, उनको अपने काम, छोटे काम, बड़े काम अपने शुरू करने चाहिए। ये जो उद्यमिता है, ये भारत की बेरोजगारी को दूर करने का तीसरा बड़ा राजमार्ग है। और चौथा है सहकारिता, कोऑपरेटिव। आपने नाम सुना होगा अमूल का। भारत का दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। हम लोग स्वदेशी की हमारी टीम गई थी अमूल का अध्ययन करने के लिए। रुपिंदर सिंह जी सोढ़ी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्वदेशी के बड़े समर्थक कार्यकर्ता जैसे ही हैं, और वो उन्होंने बहुत सारा दिखाया हमारे को, और उन्होंने बताया कि अकेले अमूल के कारण से गुजरात के 36 लाख किसानों का आय का वर्धन हो गया है, अपने गांव में रहते रहते। और अमूल के आधार के ऊपर ही भारत के सभी 29-30 प्रांतों के अंदर अलग अलग कोऑपरेटिव बने हुए हैं डेयरी सेक्टर में, खासकर दूध के क्षेत्र में। और सब जगह पर इस प्रकार की एक बनी है दुग्ध में सहकारिता का। और आपको बताऊं मैं, विश्व में इस समय पर दुग्ध उत्पादन में भारत क्रमांक 1 पर है। कुछ को लगता है वो न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर बड़ा मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मजबूत है, डेनमार्क का है, अमेरिका का है। नहीं, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। उसके अनेक कारण हैं। एक बड़ा कारण है, हम 50 के दशक से ही या उससे पहले से ही दुग्ध में सहकारिता को ले आए थे। इफको है, इफको बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है। मुंबई के पास वो लिज्जत पापड़ की हमारी महिलाएं कितना मशहूर है, कितनी हजारों महिलाओं को उससे रोजगार मिलता है। इंडियन कॉफी हाउस है। भारत में खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे कोऑपरेटिव जरा ज्यादा गया है। अगर सारा भारत कोऑपरेटिव पर आता है, हमारे एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑपरेटिव में रहते हैं, देश भर में लाखों कोऑपरेटिव शुरू हो जाएंगे और भारत पूर्ण रोजगार के कदम पर तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये 4 मार्ग, 4 लेन रूट है ये। पहला विकेंद्रीकरण, दूसरा स्थानीय स्वदेशी, तीसरा उद्यमिता और चौथा सहकारिता। इन 4 मार्ग से भारत निश्चित रूप से अपने 100% रोजगार के मार्ग को ढूंढ देगा। अब अगला प्रश्न होता है कि स्वावलंबी अभियान में करणीय पक्ष क्या है, प्रत्यक्ष हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि 8 संगठन मिलके ये कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर। तो इसकी एक 65-70 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी समिति बन गई है। प्रोफेसर भक्ति प्रकाश जी समन्वयक हैं, जितेंद्र गुप्त जी सह समन्वयक हैं, अर्चना मीना जी हमारी सह समन्वयक हैं, श्रीधर वेम्बू जी हमारे संरक्षक हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सह कार्यवाह, वे कुल मिला के इस सारी टीम का मार्गदर्शन करते हैं। और देश भर में इस टीम की प्रक्रिया चल पड़ी है। प्रांतों प्रांतों में बहुत अच्छी इकाइयां बन रही हैं। हर प्रांत में हमने कहा है एक 34, 35, 36 कार्यकर्ताओं की एक टीम बना लीजिए। कोई नया संगठन नहीं बनाना ना, इस बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक टीम बना लीजिए। एक उसका समन्वयक, एक सह समन्वयक, एक महिला सह समन्वयक, कोई संरक्षक वगैरह भी बना ले तो बना सकते हैं। और ये टीम मिलकर उसमें से 8-9 लोगों की एक कोर टीम बना लें, क्योंकि हर समय तो 35-37 कार्यकर्ताओं को बुलाना संभव नहीं होता, उन्होंने अपने अपने संगठनों के भी काम करने होते हैं। प्रांत में एक टीम बन गई, उसके पश्चात जिले पर 3 स्तर की टीम, केंद्र, प्रांत और जिला। हर जिले में 15-16 लोगों की टीम चाहिए जो उस जिले की बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार सृजन के लिए जिम्मेदार होगी। और ये इन 7-8 संगठनों की, उसमें भी समन्वयक, सह समन्वयक और एक महिला सह समन्वयक, ये मिलकर उस जिले का अध्ययन करें। इस जिले में डेमोग्राफी कैसी है, एग्रीकल्चर कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, कहां क्या करने वाला काम है,
और 3 काम तो कॉमन है, बाकी चौथा या पांचवा उस जिले के लोग ढूंढ लें। अगर कोई किसी को लगता है कि ये चौथा मार्ग हो रहा है या काम हो रहा है, अवश्य करें। ये 3 काम कौन कौन से हैं? पहला काम हमने कहा है, और वो कहा है जो अभी तक चल रहे स्वरोजगार के काम हैं, लघु उद्यम के काम हैं, कहीं पर 20 महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं, कहीं कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, कहीं मिलकर 300-400 लोग इकट्ठे कोई कोऑपरेटिव जैसा चला रहे हैं, कोई एफपीओ चल रहा है। ऐसे सब जो भी रोजगार सृजन करने के छोटे बड़े काम चल रहे हैं, उनको समर्थन देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनकी कठिनाइयां सुनना, उनको जाने पर ही आपके काफी समाधान हो जाता है, और जहां संभव हो कुछ ना कुछ सहयोग करना। मैंने बताया 80% रोजगार भारत अपने उद्यमिता से ही कमा रहा है। इनको अगर हम सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि अभी 2 महीने पूर्व अपने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जोधपुर के पाली में गए। वहां पर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक 400-450 महिलाएं अपने घरों पर ही मशीन रखकर, वे मशीन शायद कोरिया से या जापान से कहीं से मंगवाई। पहले तो प्रतिदिन मान लो वो 40 या 45 पीस निकालती थी गारमेंट के, अब वो सिलाई से 70-80 तक निकालने लगी। उसके बाद उनकी आय बड़ी अच्छी बढ़ गई। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सहस्र कार्यवाही इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्होंने 4 घंटे लगाए, उनके घरों में गए, उनसे पूछा आप कितना कमाती हैं, देते कितने हैं, घर परिवार कैसे चलता है। उसके कारण से वो इतने प्रोत्साहित हो गई, उन्होंने कहा पहले तो हम सोच रहे थे कहीं कि इसको छोड़ दें या कैसे करें, आज के बाद हम छोड़ने का सवाल ही नहीं, औरों को भी लाएंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को भी बुलाया, उनसे पूछा क्या करते हो इनका, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब हमने पहले ध्यान नहीं किया था, अब आप आ गए हैं। तो पहले तो हम सोच रहे थे इनको 100 रुपया पर पीस मान लो वो देते थे, तो पहले सोच रहे थे कि हम इनका प्रोडक्शन क्योंकि अब बड़ा हो गया है तो इनको 90 रुपए करेंगे, परंतु अब आप आ गए हो तो कृष्णपाल जी ऐसा नहीं करना कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, 100 नहीं बल्कि हम इसको बल्कि 105 देंगे। एक माहौल बन गया, एक कॉपरेशन का माहौल बन गया। ये जो काम है उद्योगपति को, उनको मिलाना, उनको प्रोत्साहन देना, उनका कोई सहयोग कर देना, ये सबसे पहला बड़ा काम है। हर जिले में हमारे को तुरंत शुरू करना। दूसरा काम है हर जिले में पहले कम से कम एक रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना करना। वहां का मानो कोई प्रमुख विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का महाविद्यालय है, तो वहां पर अपना कोई ट्रस्ट है, कोई स्वदेशी स्वावलंबन न्यास है, कुछ भी है, इसके साथ एक अनुबंध कर लेना। वहां का कोई एक प्रोफेसर, कोई वहां का एक डीपीटी का काम करने वाला व्यक्ति, ये उसका इंचार्ज बन जाए। उस जिले में हर प्रकार की दुनिया भर से जानकारियां इकट्ठी करना, जॉब्स कहाँ निकल रही हैं, सब्सिडी कहाँ से मिलती है, लोन कैसे मिलता है, नया एंटरप्रेन्योर शुरू करना तो कैसे करना, नए उसके स्टार्टअप को करना चाहता तो उसको क्या प्रक्रिया चाहिए, वो सब वहां पर उपलब्ध हो, सूचनाओं का केंद्र हो। यही नहीं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बुलाकर वहां विद्यार्थियों के बीच में चर्चा करवाना। ये अगर एक बड़ा सेंटर, पहले जिले में एक, बाद में हर एक महाविद्यालय में एक, ऐसा एक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाला, रोजगार को प्रोत्साहन देने वाला, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने वाला रोजगार सृजन केंद्र ये स्थापना करना। 3.5 करोड़ विद्यार्थी हायर एजुकेशन में है, सबसे पहले इसको ही उद्यमिता के मार्ग पर लाना है। इसके लिए रोजगार सृजन केंद्रों की आवश्यकता है। और तीसरा काम बड़ा महत्व का है, वो है मानसिकता परिवर्तन का, युवाओं को उद्यमिता की तरफ लाने का, युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर की तरफ लाने का एक बड़ा काम, उनकी मानसिकता परिवर्तन का। आप उनके बीच में गोष्ठियां कर सकते हैं, युवाओं के बीच में, खासकर 15 से 29 के बीच में, कॉलेज विद्यार्थियों में, विश्वविद्यालय में, या कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है लेकिन इस आयु वर्ग में है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, उनकी गोष्ठियां करिए, उनको बताइए कि नौकरियां बहुत लिमिटेड हैं, नौकरियों से कोई इनकार नहीं है, लेकिन नौकरी है ही 7-7.5%। तो हमारे को अगर करना है तो बाकी के 93% पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो जैसे बिहार में सब गड़बड़ कर दिया, यही करेंगे। नौकरी केवल दिमाग में फंसा होता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, नौकरियां हैं केवल 7%, नहीं मिलने पर फिर दंगा फसाद। भारत के युवा को इस तरफ लाने के लिए, रोजगार लाने के लिए एक मानसिक परिवर्तन का एक उपक्रम करना है। और अंत में
जो एक काम इन तीनों के साथ है व्यापक, वो है व्यापक जन जागरण। यही तीसरा मिला हुआ काम। हमारे को 37 करोड़ युवाओं को अगले 3 वर्षों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करें या प्रत्यक्ष कार्यकर्ता शक्ति लगाएं, हमारे को भारत के अंदर उद्यमिता का इन 37 करोड़ लोगों का एक महाजन जागरण अभियान छेड़ना है। उस महाअभियान के छेड़ने के भी 5 विचार बिंदु भी दिए हम लोगों ने। पहला विचार बिंदु दिया है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। आप कहेंगे ये क्या है स्टार्ट अर्निंग अर्ली? हाँ, आप देखेंगे जेआरडी टाटा किस उम्र में प्रारंभ किया? 14 साल की उम्र में। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग कब शुरू किया? 17 साल की उम्र में। स्टीव जॉब जिसने एप्पल बनाया कौन सी में शुरू किया? 19 साल में। हमारे यहाँ का लड़का ये जो रितेश ओयो रूम्स वाला कब शुरू किया? 18 साल की उम्र के अंदर। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति रहेंगे, इवन माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट से लेकर भारत के सामान्य आप देखेंगे, उन्होंने 18, 19, 20 साल में ही कमाई शुरू कर दी थी। उससे अनुभव भी आना शुरू हो जाता है। अभी हमारे लड़के लड़कियां क्या सोच रहते हैं? पहले एमकॉम करेंगे, एमटेक करेंगे, एमफिल करेंगे, 24-25 साल तक फिर नौकरी के लिए लाइन में लगेंगे और सोचते हैं कि 24-25 साल से पहले तो आपको कोई कमाई करनी नहीं। गलत बात। यूरोप का एक सर्वे आया, 72% लड़के लड़कियां पढ़ाई करते समय कमाई करते हैं, कुछ छोटा बड़ा काम। मैं भी अनेक विश्वविद्यालयों में जब जाता हूं और पूछता हूं, अच्छी संख्या में लड़के लड़कियों ने पढ़ाई करते हुए, कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय बन जाता है, कोई लड़कियां हैं तो मेहंदी का काम अपना शुरू कर देते हैं, कोई सेंसेक्स में अपना लगाने लग जाता है, कोई अपना छोटा अपना काम शुरू कर रखा है, किसी ने यूट्यूब से कमाना शुरू कर रखा है, किसी ने योगासन से। एक मैं गुड़गांव में गया तो वहां एक लड़की ने मेरे को बताया कि अंकल मैं तो 22,000 रुपए महीना, 24,000 रुपए महीना कमा लेती हूँ, एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ रही थी वो। मैंने कहा क्या करती हो बच्चे? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे का 1,000 रुपया लेती हूँ, परिवार को योगासन कराती हूँ। तो ऐसा बढ़िया बात है। तो स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न, ये पहला विचार। दूसरा, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। इसके तो भारत में बहुत उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज के लिए बोलते हैं, आजकल अनेक मुख्यमंत्री वाला भी बोलने लग गए हैं। इसके बारे में एक उदाहरण मैंने उस पुस्तक में भी आया है, ये जो अपनी पुस्तक है पुनः बनाए भारत महान, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये जो पुस्तक है डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी जो हमारे CBLU भिवानी के वाइस चांसलर हैं और मैंने संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया। इसमें भी ये विषय है कि अयोध्या के पास का जो व्यक्ति 1991-92 में SR यादव, सतीराम यादव, वो यहाँ आए और यहाँ पर आज उन्होंने बिट्टू टिक्की वाला के नाम से काम शुरू किया। आज वो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया BTW नाम से। वो जो SR यादव है हमारे स्वदेशी के कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के 4 साल पहले आए थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सतीश जी, मैं जब उस समय पर BA किया और वहां पर मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो मेरे को बच्चे जो मास्टर जी कहते थे, तब से ही मेरे दिमाग में था ठीक है मैंने BA किया है लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ ना कुछ अपना काम करूंगा, जॉब सीकर नहीं बनूंगा, जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, मैं गरीब भी था। किंतु किसी दोस्त के कहने पर वो दिल्ली आया और दिल्ली में उसने आलू टिक्की गोलगप्पे की एक रेडी से शुरू किया। धीरे धीरे खोखा, फिर छोटी दुकान, फिर बड़ी दुकान। आज वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैटरिंग का ब्रांड है। 500 करोड़ का वो आज ग्रुप हो गया है। 2000 लड़के लड़कियां उसके पास काम करते हैं। ये है जॉब प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट। आज भारत में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल रहे हैं। तो हमारे युवाओं को आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर, इस सिद्धांत पर तेजी से आना होगा। ये दूसरा विचार। तीसरा क्या है? तीसरा है थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। छोटा नहीं सोचना। कई कहते हैं कि साहब हमारे को कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी लगवा दो, DC रेट पे लगवा दो। अरे क्यों छोटे मत सोचते हो भाई, सिंहों की संतान हो, बड़ा सोचो। इतना सोचोगे तो इतना तो मिल जाएगा, सोचोगे ही इतना तो कहां तक पहुंचोगे। थिंक बिग। एक लड़के ने मेरे से पूछा, सती ये आउट ऑफ बॉक्स क्या होता है? तो मैंने उनको आज का बड़ा प्रचलित उदाहरण दिया, सब जानते हैं उनके बारे में।
बाबा रामदेव हमारे हरियाणा के ही रहने वाले हैं। बाबा रामदेव की जो पतंजलि है और रुचि सोया भी अब मिलाकर ये लगभग 26,000 करोड़ का ग्रुप हो गया है, यानी $4 बिलियन की इंडस्ट्री हो गया है। कैसे हो गया है? बाबा रामदेव ने क्या किया है? 3 चीजें बेची, प्राणायाम, चक ये योगासन, मुद्राएं और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां। अब योगासन और प्राणायाम ये क्या बाबा रामदेव ने खोजे? अरे तो हजारों साल से थे। तो बाबा रामदेव की विशेषता क्या है? 25-30 साल पहले लोग ये सोचते थे योगासन और प्राणायाम जो है ये तो बाबे, ये जो संत या घोड़ी हरिद्वार पे नागा साधु वगैरह घूमते हैं, इन लोगों के काम होते हैं। बाबा रामदेव ने कहा नहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए होता है। बाबा रामदेव ने क्या सोचा कि प्राणायाम और योगासन को स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य के माध्यम से अर्थ सृजन का भी माध्यम बनाया जा सकता है। यह है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। हजारों साल से चल रहे थे, लेकिन प्राणायाम योगासन का मॉडर्नाइजेशन कर दिया, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया, उसका कमर्शलाइजेशन किया। आज पतंजलि के कारण से लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं, स्वयं वो $4 बिलियन की इंडस्ट्री हो गए। ये है आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। कोई बाबा रामदेव किसी IIM में नहीं पढ़े हुए, कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, बहुत सामान्य, शायद 12वीं भी नहीं किया होगा उन्होंने, केवल संस्कृत गिरदाने और योगासन और एक संत के साथ पढ़ के उन्होंने ये सब सीख लिया। ये जो कहते हैं इसी आउट ऑफ बॉक्स। तो थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ये तीसरा विचार है। चौथा है उद्यमिता के 5 गुणों को धारण करो। बी पैशनेट, रिस्क टेकिंग, हार्ड वर्किंग, रिलायबल और टेक्नो सेवी। ये अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से उद्यमिता के इन आवश्यक गुणों को धारण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और 5वां हमने कहा है नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। नेशन फर्स्ट के बिना केवल हम पूंजी का और पैसे का एक तंत्र बन जाएंगे, जो कभी नहीं बनना। हमने यूरोप की कॉपी नहीं बनना, हम भारत की परंपरा के लोग हैं, रामकृष्ण से चली आई परंपरा के लोग हैं। इसलिए नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट, इन 5 विचारों को आधार बनाकर देश भर में एक व्यापक जन जागरण का कैंपेन युवाओं के बीच में विशेषकर हमारे को लेना। इससे भारत की समृद्धि और भारत के रोजगार के अपार द्वार खुलेंगे। अभी हमारे कुछ मित्रगण मिलकर पुस्तक लिख रहे हैं, इग्नाइटिंग 37 करोड़ ग्रोथ इंजन। ये 37 करोड़ युवा नहीं है, ये भारत की ग्रोथ इंजन है। भारत की रोजगार की समस्या का समाधान करने वाले हैं, अर्थ का सृजन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत को अपने आगामी आर्थिक लक्ष्य 2030 तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अभी हमने आर्थिक चिंतन 2021 किया था तरंग माध्यम से, अनेक बड़े बड़े लोग आए थे। उसमें डॉक्टर देवी शेट्टी आए थे, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग वाले वो आए थे, वर्तमान के जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं कल ही, प्रोफेसर अनंत कुमार नागकृष्ण ऐसा नाम है, वो आए थे, अमूल के सोढ़ी जी आए थे, नितिन गडकरी जी आए थे, भूपेंद्र यादव जी आए थे। ये सब लोग आए थे, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह वो आए थे अपने यहाँ पर। तो कुल मिलाकर संपूर्ण देश में ऐसा आर्थिक चिंतन हुआ। उसके 3 निष्कर्ष थे। 2030 तक भारत को 0 BPL वाला देश बनाना है। 0 BPL क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी अमीरी तो चल सकती है, गरीबी रेखा से भी नीचे भारत में इस समय 16-17% लोग हैं। हम आजादी का अपना 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव का क्या मतलब? अगर भारत के 16% लोग यानी लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे अस्वीकार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब तक मेरे देश का कुत्ता भी भूखा है तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। यहां 20 करोड़ लोगों को BPL में डालकर कैसे जी सकते हैं? नहीं, भारत का संकल्प है 2030 से पहले पहले हम 0 BPL वाला देश बनेंगे। दूसरा हमने कहा 100% रोजगार युक्त भारत। दीनदयाल जी कहते थे हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। उस स्वप्न को साकार करने का समय आया है। सरकार की अनुकूलता है, समाज खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से हम अगले 8-9 वर्षों में 100% रोजगार वाला देश बन जाएंगे। और तीसरा हमने कहा 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। अभी हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए करना, ये एक बात है।
लेकिन भारत जैसा समृद्ध अर्थव्यवस्था था, अभी तो हम 5वें पर हैं, लेकिन अगले 10-12 वर्षों में हम निश्चित रूप से तीसरे पर आने वाले हैं। और तीसरे पर क्यों? हमारे को तो सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनना है, हम सैकड़ों वर्षों से ऐसा रहे हैं। तो ये 3 आर्थिक लक्ष्य, 0 बीपीएल, 100% एम्प्लॉयमेंट और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2030, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, इन आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण देश के युवाओं को अगले कुछ वर्षों में त्याग और बलिदान करना होगा। अपनी चिंता ना करते हुए देश के प्रत्येक युवा को रोजगार युक्त करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को बीपीएल से निकालेंगे बाहर और देश को समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए एक व्यापक अभियान यानी स्वावलंबी भारत अभियान है। निश्चित रूप से भारत का समय आ गया है, हमको मिलजुल कर ये काम करना होगा। विक्टर ह्यूगो जो एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। अब भारत का समय आया है। हम आज कह सकते हैं कि भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और विश्व में भारत का समय आ गया है। इसलिए भारत को पूर्ण रोजगार युक्त की अपनी यात्रा पर अब तेजी से आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को उसके लिए त्याग करना होगा, परिश्रम करना होगा, संपूर्ण संगठन तंत्र को इसमें लगना होगा। हम सब मिलकर भारत के सभी 45 प्रांतों में, भारत के सभी 739 जिलों में इस अभियान को ब्लॉक तक, गांव तक व्यापक रूप से लेकर जाएंगे। इस अभियान में हम पूर्ण तन मन से जुटे तो भारत का भविष्य ये निश्चित रूप से उज्जवल है, होने वाला है। हम उसकी अभियान की तैयारी करें। वो जो भारत फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर अपनी आरूढ़ होने की तैयारी कर रहा है, उसके हम सारथी बने, साथी नहीं तो सैनिक बने, ऐसा एक निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। स्वावलंबी भारत अभियान इस संपूर्ण प्रक्रिया का एक बैनर है। हम सब मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, इतना ही प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।